डेविल कॉर्कस्क्रू। दोस्तों, अमेरिका में एक पहाड़ पर हजारों साल से बनी इस चीज को 1891 में खोजा गया था। इसे डेविल कॉर्कस्क्रू के नाम से जाना जाता है। एक बड़े से स्क्रू की तरह बनी इस चीज के कुछ हिस्से को बालों से बनाया गया था। इसे किस मकसद के लिए बनाया गया था, ये अभी तक कोई भी नहीं जान सका। कुछ लोगों के मुताबिक यहां पर शैतान रहा करते थे। सहस्रलिंगा। सहस्रलिंगा एक ज़ियारत गाह है जो इंडिया में मौजूद है। इसे उस वक्त दरियाफ्त किया गया जब अचानक नदी का पानी कम हुआ तो लोगों ने देखा कि पत्थरों पर इस तरह की अजीबोगरीब चीजें बनी हैं। इन्हें 1000 पत्थरों पर तराशा गया था। इन्हें बनाने का मकसद अभी भी कोई नहीं जानता। ब्रेकिंग होम टाइज पेंटिंग। दोस्तों, ये पेंटिंग दुनिया के मशहूर पेंटर नॉर्मन रॉकवेल ने बनाई थी। इस पेंटिंग को उसके खरीदार ने खरीदने के बाद घर की एक दीवार के पीछे छुपा दिया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद इसकी हकीकत सामने आई कि 1970 की दहाई में डोनाल्ड नामी आदमी ने इसे पेंटर नॉर्मन रॉकवेल से खरीदा था और खरीदने के बाद उसने इस पेंटिंग की कॉपी बनाई और असल पेंटिंग को दीवार के पीछे छुपा दिया। इस पेंटिंग ने नीलामी के वक्त सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसे $15.4 मिलियन में बेचा गया था। दोस्तों, ये खोज इंग्लैंड के शहर यॉर्कशायर में की गई थी, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ इस तरह के दिखने वाले 33 हेलमेट खोजे थे जिनके ऊपर हिरन की तरह सींग लगे थे। रिसर्च करने पर पता चला कि कैदियों को कैद करने के बाद ये हेलमेट पहना दिए जाते थे ताकि वो छोटी मोटी जगह से निकलकर भाग ना सकें। दोस्तों, 19वीं सदी के दौरान अफ्रीका में गुलामों के मुंह को इस तरह मास्क से बांध दिया जाता था। इसकी वजह यह थी कि गुलाम खेतों में काम करते वक्त भूख लगने की सूरत में कुछ खा ना लें, जैसे कि बाजरा वगैरह। खाना न मिलने की वजह से गुलाम पेट भरने के लिए मिट्टी खाते थे, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां लगने की वजह से उनकी मौत हो जाया करती थी। पिग फेस्ड लेडी। 1814 में लंदन में एक सुअर के चेहरे वाली खातून की अफवाहें फैल गईं, जो शहर के ग्रोसोविजा स्क्वायर में अपने खानदान के साथ रहती थी। लंदन के एक हुजूम ने मुबैना तौर पर इस खातून का पीछा किया जब वो अपनी गाड़ी में सवार हो रही थी और विलियम नामी नौजवान ने उस पर हमला करने का दावा भी किया। मिस्ट्री स्टोन। दोस्तों, सन 1812 में मजदूरों की एक टीम सेंट्रल पार्क ऑफ इंग्लैंड में खुदाई का काम कर रही थी कि उन्हें वहां एक अंडे की शेप जैसा अजीब सा पत्थर मिला जो 4 इंच लंबा था, जिसके ऊपर एक शक्ल बनी हुई थी। इसके अलावा इस पर अजीबोगरीब साइन बनाए गए थे। इसे बनाने के बाद इस तरह जमीन के नीचे क्यों छुपा दिया गया था, ये कोई नहीं जानता। अनफिनिश्ड ऑब्लिस्क। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा एंशियंट मीनार मिस्र में दरियाफ्त हुआ था। ये तारीख में आज तक मिलने वाला सबसे बड़ा मीनार है। रिसर्चर्स के मुताबिक इसे 1508 कबले मसीह में एक बादशाह ने बनाया था। ये 137 फुट लंबा है और इसका वजन 1200 टन है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े मीनार की तामीर को कंस्ट्रक्शन के दौरान ही छोड़ दिया गया था। 2005 में इस इलाके में और भी बहुत सी एंशियंट कंस्ट्रक्शन की खोज की गई, लेकिन इनमें से भी ज्यादातर नामुकम्मल थी। दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा राहिब है जिसका कद 1 फुट तक है। इसकी उम्र 400 साल से ज्यादा है। हैरत की बात यह है कि यह मुजस्समा एक घड़ी की तरह की ऑटोमेशन है जो कि लकड़ी और लोहे से बनी हुई है। इसे सैंडियागो डी अल्काला के लिए अकीदत के तौर पर बनाया गया था, जिसने 16वीं सदी में किंग चार्ल्स के बेटे किंग फिलिप II को मौजज़ाती तौर पर ठीक किया तो किंग चार्ल्स ने अपनी जाती टेक्नीशियन जोएनिलो ट्रेनिलो से सैंडियागो डी अल्काला को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए इस मुजस्समे को बनवाया था। दोस्तों, मेक्सिको के साहिल पर लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें बेहद लंबी और अजीब सी मछली दिखाई दी। वहां मौजूद किसी भी शख्स ने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। दोस्तों, इसे डूम्सडे फिश के नाम से जाना जाता है और इस मछली की औसत लंबाई 18 फुट होती है और इसकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई 50 फीट तक हो सकती है। इसका वजन 272 किलोग्राम तक होता है। ये समुद्र में 3000 फुट की गहराई में रहती है। ऐसा माना जाता है कि इनका पानी की सतह पर नजर आना जलजले की तरफ इशारा करता है। 2011 में आए होकोशिमा जलजले से कुछ वक्त पहले दर्जनों डूम्सडे फिश को समुद्र के किनारे देखा गया था। इस जलजले में जापान के तकरीबन 30,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जायंट एरो। दोस्तों, अमेरिका के एरिज़ोना डेजर्ट में इस तरह के एरोज की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि इन्हें किस मकसद के लिए बनाया गया था? 20 अगस्त 1920 को अमेरिका में पहली मर्तबा एयर माइल का आगाज हुआ। तब पायलट की रहनुमाई के लिए कोई भी नक्शा मौजूद नहीं था और एक पार्सल को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कई हफ्ते लग जाते थे। 1924 में कुछ जगहों पर पहली मर्तबा कंक्रीट से बने एरोज का इस्तेमाल किया गया, जो काफी कारआमद साबित हुआ और इनकी मदद से नए पायलट भी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे।
फिर इन्हें 1929 में पूरे अमेरिका यानी सैन फ्रांसिस्को से लेकर न्यूयॉर्क तक हर 10 मील के फासले पर लगा दिया गया। इन एरोज पर पीला रंग किया गया, जिसकी मदद से इन्हें दिन की रोशनी में आसानी से देखा जा सकता था, और रात के वक्त एरोज के साथ बनाए गए टॉवर, जिन पर एक लाइट रोशन की जाती थी, जिससे पायलट को एरोज को पहचानने में मदद मिलती थी। गोस्ट टाउन। दोस्तों, 1908 की एक शाम ज़ैचरस लेवाला नामी एक रेलवे वर्कर रेल की पटड़ी से रेत को हटा रहा था कि उस दौरान उसने कुछ चमकने वाले पत्थर देखे। लेवाला ने ये पत्थर अपने जर्मन सुपरवाइजर ऑगस्ट टच को दिखाए और इन पत्थरों की शिनाख्त करने पर यह पता चला कि ये हीरे हैं। इस वाक़े के बाद नमीबिया में मौजूद उस सुनसान रेगिस्तान की किस्मत बदल गई। आहिस्ता आहिस्ता बेशुमार लोग इस इलाके में हीरों की तलाश करने आने लगे और हर साल 10 लाख कीरात हीरे यहां से निकाले जाने लगे। उन दिनों यहां से हीरे तलाश करना इतना आसान था कि लोग हाथ में बर्तन लिए घुटनों के बल बैठकर चंद ही मिनटों में बर्तन को हीरों से भर लेते थे। 1912 से 1930 तक ये शहर अपने उरूज पर था, लेकिन इसके बाद हीरों की पैदावार में कमी आना शुरू हो गई, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये शहर वीरान होना शुरू हो गया और 1958 में यहां से आखिरी फैमिली भी चली गई। इसके बाद शहर की ये खाली इमारतें मिट्टी से भरना शुरू हो गईं और अब ये शहर गोस्ट टाउन के नाम से मशहूर है। दोस्तों, रॉबर्ट लीरॉय रिप्ली 25 दिसंबर 1890 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए। वो एक आर्टिस्ट, सहाफी, एक्सप्लोरर और एक कलेक्टर थे। एक वसी पैमाने पर मकबूल अखबार का कार्टून हर किस्म के अजीबो गरीब हकायक और अजीबो गरीब चीजें पेश किया करते थे। बिलीव इट और नॉट के नाम से उसने 9 हैरत अंगेज चीजें छापी जो बहुत वायरल हुई। फिर इसके बाद बिलीव इट और नॉट के नाम से कार्टून बुक्स और वीडियोस दुनिया भर में गर्दिश करने लगी। दोस्तों, उसी साल 2022 में जापान में इन सुराखों को दरियाफ्त किया गया था। इन सुराखों के नीचे एक पूरा कब्रिस्तान था। यहाँ 1500 से जायद सुराख मौजूद थे, जिनमें इंसानों के अलावा जानवरों की भी बाक़ियात मौजूद थी। रिसर्च करने पर पता चला कि ये सुराख तब बनाए गए थे जब यहाँ पर सिफिलिस की बीमारी फैली थी। जब ये बीमारी कंट्रोल से बाहर हो गई तो फिर लोगों को इन सुराखों में मरने के लिए छोड़ दिया गया ताकि ये बीमारी मजीद न फैल सके। अल-नासला रॉक। दोस्तों, ये पत्थर सऊदी अरब में रेगिस्तान के दरमियान में पड़ा हुआ है। इस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं जो कि 4000 साल पुरानी हैं। इसे आर्ट वर्क की वजह से नहीं, इसके टूटने की वजह से जाना जाता है। ये पत्थर 2 हिस्सों में कटा हुआ है और इसका कटाव बिल्कुल प्लेन है, जैसे इसे किसी लेजर या किसी मशीन की मदद से काटा गया हो। लेकिन 4000 साल पहले लेजर या कोई जदीद मशीन नहीं होती थी। फिर इसे इतना प्लेन कैसे काटा गया? साइंटिस्ट के मुताबिक हो सकता है कि ये सब हवा की वजह से हुआ हो। 1860 में पैदा होने वाली फैनी मिल्स, जिन्हें द बिग फुट गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अमेरिकन सर्कस एक्ट्रेस थी। फैनी मिल्स एक मेलरोस नामी डिजीज में मुब्तला थी, जिसमें उनकी दोनों टांगें इस कदर सूज गई थीं कि वो चल भी नहीं सकती थी। फैनी का वजन 90 किलो था और आधे से भी ज्यादा वजन उनकी टांगों का था। मेगान्यूरोप्सिस। दोस्तों, ये ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखने वाला इंसेक्ट अब तक का सबसे बड़ा इंसेक्ट है। ये ड्रैगन आज से 300 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में पाया जाता था, यानी इनकी पैदाइश डायनासोर्स के जाहिर होने से हजारों साल पहले की है। दोस्तों, इसके पर 75 सेंटीमीटर तक बड़े हुआ करते थे। परों का ये साइज आजकल के कीड़े मकोड़ों और इनसे पहले जो कीड़े मकोड़े थे उनके परों के साइज से भी काफी ज्यादा है। इसका इतना बड़ा साइज होने की वजह ऑक्सीजन बताई जाती है, क्योंकि इनकी जिंदगी का जो दौरानिया था उस वक्त अर्थ के एटमॉस्फेयर में 35% ऑक्सीजन हुआ करती थी। ये अब तक के सबसे बड़े इंसेक्ट्स तो हैं, मगर इनका वेट हालिया दार की स्पीशीज से भी बहुत कम हुआ करता था। इनकी डाइट कार्निवरस हुआ करती थी, जो मुख्तलिफ साइज के इंसेक्ट्स हुआ करते थे। ये आज से 250 मिलियन साल पहले दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। इनके खत्म होने की मेन वजह मिस्टीरियस पर्मियन एक्सटिंक्शन थी, जिस एक्सटिंक्शन में इस दुनिया की 90% स्पीशीज खत्म हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं हो सका। अगर ये इंसेक्ट इस दुनिया में ना होते तो हमें कोई और लाइफ फॉर्म देखने को मिलती। पैरासेराथर्लम। दोस्तों, अब तक इस दुनिया का ये सबसे लार्ज लैंड मैमल एनिमल है। पहले ये इस तरह के राइनो होते थे, लेकिन इनके आगे सींग नहीं हुआ करते थे। इनका पहला फॉसिल पाकिस्तान के शहर बलोचिस्तान से मिला था, इसलिए इनको बलोचिथर्मियम भी कहा जाता है। दोस्तों, इनका वजन 20 टन तक हुआ करता था, जो कि 4 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर है। इनका दुरुस्त साइज तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक इनकी लंबाई 26 फीट तक हुआ करती थी। इनका साइज होता तो बहुत बड़ा था, मगर इनका सर जिस्म के मुकाबले में काफी छोटा हुआ करता था। ये आज से 23 मिलियन साल पहले खत्म हो गए थे और इनके खत्म होने की वजह मौसमियाती तब्दीली बताई जाती है।
एक वजह 4 दांतों वाले हाथी के रिश्तेदार गोम्फोथेरस भी बताई जाती है, जिन्होंने इनके इलाका जात पर कब्जा कर लिया था। ग्राउंड स्लॉथ। नाजरीन, स्लॉथ के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा लेजी और छोटे होते हैं। ये अपनी ज्यादातर जिंदगी दरख्तों पर ही गुजार देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये शुरू में इस तरह के नहीं थे। स्लॉथ की स्पीशीज ग्राउंड स्लॉथ बहुत ही बड़े स्लॉथ हुआ करते थे। इनका साइज 20 फीट तक हुआ करता था। दोस्तों, इस एलिफेंट साइज स्लॉथ का वजन 4 टन तक हुआ करता था। ये पेड़ पौधे भी खा जाते थे और जंगली जानवरों का शिकार भी किया करते थे। ग्राउंड स्लॉथ ग्रासलैंड और वुडलैंड पर रहना पसंद करते थे। इनकी रिहाइश केव्स थी। ये गारों में सोया करते थे। आइस एज के जमाने में इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे, मगर जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू हुई, ये भी दुनिया से खत्म होना शुरू हो गए और साथ ही साथ अर्ली ह्यूमंस ने इनका बहुत ज्यादा शिकार किया, जो कि इनके खत्म होने की एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है। जोसेफोआर्ट ग्लेशियर। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा चूहा अमेज़न के जंगलात में पाया जाता है, जो कि कैपेबरा के नाम से जाना जाता है। इसे लोग आमतौर पर पेट बनाकर पालना भी बहुत पसंद करते हैं और ये गुजरे हुए जोसेफोआर्ट ग्लेशियर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। चूहों की ये स्पीशीज अब तक की सबसे बड़ी स्पीशीज मानी जाती है, जिसका साइज आजकल के घोड़ों के बराबर हुआ करता था। इनके आगे के 2 दांत बहुत बड़े हुआ करते थे। इन दांतों की वजह से ये चूहे बहुत खतरनाक नजर आते थे। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक इनकी बाइट 936 पाउंड के बराबर हुआ करती थी। ये आज से 4 मिलियन साल पहले इस दुनिया में रहा करते थे, जिस जमाने में ग्राउंड स्लॉथ और सैबर टूथ टाइगर जैसे जानवर इस दुनिया में घूमा करते थे। ये भी बर्फ के पिघलने और क्लाइमेट तब्दील होने पर इस दुनिया से खत्म हो गए। क्वाटज़ाइकोलॉटस। दोस्तों, दुनिया में अब तक आसमान में उड़ने वाला क्रिएचर सबसे बड़ा जानवर यही है। ये एक पेटेरोसॉरस है, जो कि उड़ने वाले रेप्टाइल्स को कहा जाता है, जो डायनासोर्स के जमाने में हुआ करते थे। ये डायनासोर्स नहीं थे। तारीख में ऐसा कोई क्रिएचर नहीं आया जिसका साइज इस जानवर जितना हो। दोस्तों, इस जानवर के परों का साइज 33 से 40 फुट तक हुआ करता था। इसकी चांच का साइज 8.2 फीट हुआ करता था, जिसका मतलब है कि ये इंसान को एक ही लुकमे में हड़प कर सकता था। ये उड़ने वाले पेटेरोसॉरस अपने से छोटे जानवरों का शिकार किया करते थे। दोस्तों, क्वाटज़ाइकोलॉटस के इस दुनिया से खत्म होने की वजह वही एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट था, जिससे तमाम डायनासोर्स मारे गए थे। पैटागोटिटन मायरम। दोस्तों, इस दुनिया में 1000 से भी ज्यादा डायनासोर्स की स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में अब तक का डिस्कवर किया जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था? जी हाँ, पैटागोटिटन मायरम डायनासोर इस दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर था। वो न सिर्फ इस दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर था, बल्कि वो अब तक के जमीन पर रहने वाले जानवरों में भी सबसे बड़ा जानवर था। दोस्तों, कुछ पैलेontologists के मुताबिक इनकी एस्टिमेटेड लेंथ 120 फीट से भी ज्यादा थी। मतलब इनका साइज दुनिया में अब तक के डिस्कवर किए जाने वाले सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल, जो आज भी जिंदा है, इससे भी कई गुना बड़ा हुआ करता था। ये अब तक के डिस्कवर किए जाने वाले सबसे हैवीएस्ट एनिमल्स भी हैं, जिनका वजन 100 टन तक हुआ करता था। ये वेट तकरीबन 20 हालिया अफ्रीकन एलिफेंट्स को मिलाएं तो बनता है। जब ये डायनासोर गर्दन ऊपर किया करते थे तो इनकी हाइट बिल्डिंग्स के 7th फ्लोर जितनी हो जाया करती थी। पैटागोटिटन मायरम इस दुनिया से 66 मिलियन ईयर्स पहले एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से खत्म हो गए होंगे, जिससे तमाम डायनासोर्स मारे गए थे। टेरर बर्ड्स। इनका साइज बेयर के बराबर था। इनकी चोंच बाज की चोंच की तरह होती थी। इनके पंजे छुरी जैसे तेज थे। ये डायनासोर्स के खत्म होते ही इस दुनिया में अपीयर होना शुरू हो गए थे। ये दुनिया में सबसे बड़े ना उड़ सकने वाले परिंदों में से एक थे, जो एक रेस में दौड़ने वाले घोड़े से भी तेज दौड़ सकते थे। इनकी चोंच का साइज बहुत भारी हुआ करता था। टेरर बर्ड्स तेज चोंच की बदौलत आसानी से अपने शिकार को चीर फाड़ दिया करते थे। अगर उस जमाने में कोई ह्यूमन उनके सामने आता तो ये बाआसानी एक ही झटके में उसकी गर्दन अलग कर सकते थे। लेकिन टेरर बर्ड्स और ह्यूमन एक साथ एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, क्योंकि ये आज से 5.2 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया से खत्म हो गए थे। इनके इस दुनिया से खत्म होने की बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह शिकार का ना मिलना था, क्योंकि जिन इलाकों में ये रहा करते थे वहां सेबर टूथ टाइगर जैसे जानवर आ गए थे, जो इनका शिकार करके इन्हें खा जाया करते थे। बेसिलोसॉरस। दोस्तों, जब इनका पहला फॉसिल 1834 में डिस्कवर हुआ तो पैलेontologist को ये लगा कि ये डायनासोर्स की तरह कोई रेप्टाइल है, इसलिए इसके नाम के आगे सॉरस लगा दिया गया। बाद में मजीद रिसर्च से मालूम हुआ कि ये व्हेल की तरह का एक मैमल थी। 34 से 40 मिलियन साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। नाजरीन, इस बेसिलोसॉरस का साइज 65 फीट यानी तकरीबन 2 स्कूल बसों के बराबर। इसमें कोई शक नहीं कि बेसिलोसॉरस बहुत खतरनाक शार्क थी। इनका साइज हालिया ब्लू व्हेल से छोटा हुआ करता था। जाइगेंटोपथेकस। दोस्तों, ये 10 फीट तक लंबे हुआ करते थे।
माना जाता है कि इनका बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव हुआ करता था। ये आज के जमाने के बियर और गोरिल्ले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। ये चाइना, इंडिया और वियतनाम के मुख्तलिफ इलाकों में रहा करते थे। ये आज से 1 लाख साल पहले इस दुनिया से खत्म हो गए थे और माना जाता है कि उस वक्त इंसानों की बहुत सी नस्लें इनके साथ रहा करती थीं। इनके खत्म होने की वजह आज तक पता नहीं चल सकी। कुछ लोगों का ये मानना है कि जाइगेंटोपिथेकस आज भी जिंदा हैं और बहुत सी जगह पर देखे भी गए हैं और अब बिगफुट और येटी के नाम से जाने जाते हैं। बलूटिकैरिस ये एक आर्थ्रोपॉड था। सलाइस सिस्टम एक साथ 110 जोड़ी पैरों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकता था। यानी ये एक ऐसा जानवर था जिसे एक इंसान एक साथ 2 पियानो को बजाने का हुनर रखता हो। अपने जमाने के आर्थ्रोपॉड में ये बलूटिकैरिस सबसे बड़ा हुआ करता था। इसका साइज 5.24 सेंटीमीटर था। उस जमाने में ये मल्टी पैरों वाले आर्थ्रोपॉड्स समुद्रों पर राज किया करते थे। जायंट एक्वेटिक स्कॉर्पियन अगर कोई 6 फुट लंबे एनोमेलाकैरिस को शिकस्त दे सकता था तो वो जायंट एक्वेटिक स्कॉर्पियन था। इसका साइज तकरीबन 6 फुट लंबा था। इसके क्लॉज का साइज 1.5 फुट लंबा हुआ करता था। और क्या आप जानते हैं इस जानदार में कितनी ताकत हुआ करती थी? चलिए आपको बताते हैं कि आज के जमाने का सबसे बड़ा केकड़ा ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का होता है, जिनके क्लॉज में तकरीबन 3000 न्यूट्रॉन पावर यानी इतनी ताकत होती है कि वो अपने क्लॉज से मजबूत नारियल को एक झटके में तोड़ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस 8 फुट के बड़े जायंट एक्वेटिक स्कॉर्पियन में कितनी ताकत होगी। आपको बता दें कि वो इतना ताकतवर था कि वो किसी भी इंसान के हाथ को एक झटके में जिस्म से अलहदा कर सकता था। ये आज से 500 मिलियन साल पहले की बात है। इसके बाद 2 बहुत बड़े एक्सटिंक्शंस हुए जिसमें मौसम की तब्दीली और ऑक्सीजन कम होने की वजह से समुद्र के कई जानदार मारे गए। इसके बाद कुछ नए जानदारों के जमाने का दौर आया जो कुछ इस तरह से नजर आते थे। अपेटोसॉरस लॉयसिया ये रेप्टाइल बहुत ही तेजी से इस दुनिया में जाहिर हुए। इनमें से कुछ रेप्टाइल्स में ऐसी एबिलिटीज थीं कि जब चलते थे तो बहुत दूर दूर तक इनके चलने की आवाज सुनाई देती थी। और सिर्फ 150 मिलियन साल पहले अपेटोसॉरस अपनी दुम को 360 सेकंड की रफ्तार के साथ झटक कर चलता था, जो कि एक साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। इसकी 14 मिलीमीटर लंबी भारी दुम के नीचे अगर कोई भी जानवर आ जाता और दुम इस जानवर के ऊपर गिरने की वजह से उस जानवर की रीढ़ की हड्डी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। इन सब बातों से आपको अपेटोसॉरस की कद्दो कामत का अंदाजा हो सकता है कि वो कितना बड़ा होता होगा। एनोमोलोकैरिस 1892 में एक ब्रिटिश पेलेंटोलॉजिस्ट जोसेफ व्हाइटवेव ने एक एनोमोलोकैरिस का फॉसिल देखा तो उन्हें ये लगा कि ये जानदार किसी तरह का श्रिम्प है। बाद में 1911 में जब इस जानदार के मुंह को अच्छी तरह स्टडी किया गया तो तब एक और रिसर्चर चार्ली वॉलकुट ने साबित किया कि ये एक जेलीफिश है। जब सब लोग ये जान चुके तब साल 1978 में इस जानदार को लेकर एक नया क्लेम सामने आया, जो कि वही ब्रिटिश पेलेंटोलॉजिस्ट साइमन कॉनवे मैरिस, जिसने हेलिसोजीनिया पर 15 साल रिसर्च की थी, उनके मुताबिक कोई भी रिसर्चर इसको ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने बताया कि इस जानदार में एक नहीं बल्कि 2 जानदारों के फॉसिल्स मौजूद हैं, जिसमें एक के ऊपर एक चिपक गया है, जिसमें ये बॉडी किसी स्पंज की है जिसका नाम कैम्ब्रिया लेगाना है। वो एक दूसरा जिसके ऊपर सर है वो एक जेलीफिश पैथोया नथोस्टी है। इसके बाद 1985 में हैरी विटिंगटन और उनके जूनियर रिसर्चर ड्रैग्स ब्रिग्स ने आइडेंटिफाई किया कि ये एक एबनॉर्मल श्रिम्प है। इसके बाद इस जानदार का नाम एनोमेलाकैरिस रखा गया, जिसके पास नोकीले दांत, खतरनाक किस्म के टेंटिकल्स और 6 फुट लंबा जिस्म, जिसके ऊपर इंतहाई मजबूत तरीन खाल बना होता है। इसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो किसी भी जानदार को जिंदा चबा जाता था। 8 मई 2016 को एक फैमिली अपने 3 साला बच्चे को लेकर सिंसिनेटी पार्क में गए। ये फैमिली गोरिल्ला को देखने गई हुई थी। जिस जगह गोरिल्ला था उस जगह 15 फुट दीवार बनी हुई थी। दूसरी साइड पर गोरिल्ला खेल रहे थे और ये फैमिली दीवार के पास खड़ी होकर उनको देख रही थी। ये फैमिली अपने बच्चों को छोड़कर इधर उधर हो गई और उनकी लापरवाही की वजह से बच्चा दीवार से उस जगह पर गिर गया जहां पर गोरिल्ला थे। जैसे ही बच्चा गोरिल्ला के पास गिरा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस पार्क के सारे मेंबर वहां पर पहुंच गए। इस जगह पर 3 गोरिल्लास थे। वहां के मेंबर्स ने 2 गोरिल्लों को भगा दिया, मगर एक 200 किलो वजनी गोरिल्ले ने बच्चे को पकड़ लिया। इस गोरिल्ले की उम्र 17 साल थी और इसका नाम हराम्बे था। इस गोरिल्ले ने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि वो गोरिल्ला बच्चे को पानी में डूबने से बचा रहा था और बार बार उस बच्चे को पानी से ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था ताकि बच्चा पानी में डूब न जाए। उधर उस बच्चे की फैमिली रो रही थी और लोग भी चिल्ला रहे थे। पार्क के मेंबर्स को समझ नहीं आ रहा था कि इस गोरिल्ला से बच्चे को कैसे छुड़वाया जाए।
आखिर में यह मुश्किल फैसला किया गया कि गुरीले को गोली मार दी जाए ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। बिलाखिर यह मुश्किल फैसला कर लिया गया और गुरीले को गोली मार दी गई और बच्चे को बाहिफाजत वहां से निकाल लिया गया। यह खबर जब पब्लिक में आई तो लोगों ने इस फैमिली को बहुत बुरा भला कहा। लोगों ने कहा कि अगर ये फैमिली अपने बच्चे का ध्यान रखती तो गुरीले को इस तरह मारना न पड़ता कि वो जानवर था और ना समझ था। उसे नहीं पता था कि बच्चे के साथ क्या करना है। वो बच्चे को पानी से जिस तरह बचा रहा था उससे यह भी साबित होता है कि वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और इस जानवर की तबीयत बहुत ठंडी होती है, इसलिए बच्चे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं था। इस औरत का नाम पोला स्मिथ है। ये इंग्लैंड की एक शहर में रहती है। ये 1982 की बात है। उस वक्त इस औरत की उम्र 6 साल थी। एक दिन ये अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। ये जिस जगह पर खेल रही थी वहां पास ही एक जंगल था। कुछ ही देर बाद इस लड़की को किसी अजीब ताकत ने जंगल की तरफ खींच लिया। जब वो जंगल की तरफ गई तो वहां पर उसने एक उड़न तश्तरी देखी। इस उड़न तश्तरी को देखकर वो काफी ज्यादा डर गई। उसने भागने की कोशिश की मगर वो भाग नहीं पा रही थी। जब उसे होश आया तो अपने घर में वो सो रही थी। उसके वालिदैन ने उसे बताया कि किसी अजनबी आदमी ने उसे घर तक छोड़ा था। उसके साथ जंगल में क्या वाकया पेश आया उस लड़की ने अपने वालिदैन को इसके बारे में कुछ भी ना बताया। ये लड़की जवान हो गई है मगर ये दावा करती है कि मैंने बहुत बार उड़न तश्तरी में सफर किया है। इसकी उम्र 50 साल के लगभग है। इसका दावा है कि ये बहुत बार एलियन से मिल चुकी है। जब लोग उससे एलियन से मिलने के सबूत मांगते हैं तो वो अपने जिस्म पर बने हुए ये निशानात दिखाती है और कह देती है कि एक एलियन ने मुझे छुआ था और उसके छूने की वजह से मेरे जिस्म पर ये निशानात बन गए हैं। उसने एक एलियन की पेंटिंग ड्राइंग की और कहा कि जिस एलियन से मैं मिली हूं उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी है। इस औरत ने यह दावा भी किया है कि मुझे तकरीबन 52 मरतबा एलियन अगवा कर चुके हैं। अफजल खान आदिल शाही खानदान का एक सिपा सालार था जो अपने दुश्मनों को एक खास मंसूबाबंदी करके मारने के लिए बहुत मशहूर था। मगर शिवाजी से जंग लड़ने से पहले वहां के नजूमियों ने यह पेशीन गोई की कि वो इस जंग से जिंदा वापस नहीं आएगा। अपनी जिंदगी के बारे में ये पेशीन गोई सुनकर वो खासा परेशान हुआ और उसे मौत के डर के साथ साथ ये डर भी सताने लगा कि उसकी मौत के बाद उसकी 63 बीवियां कहीं और शादी न कर लें। इसलिए उसने अपनी सारी बीवियों को एक जगह पर इकट्ठा किया और इन सभी बीवियों को मौत के घाट उतरवा कर सारी रानियों की कब्रें बनवाकर जंग के लिए निकल गया। उसकी 63 बीवियों की कब्रें आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं। आज वो जगह 60 कब्र के नाम से जानी जाती है और ये कब्रें आज भी चीख चीख कर अफजल खान की बीमार सोच को बयान कर रही हैं। बीवियों को दफनाकर जब वो जंग के लिए निकला तो शिवाजी को राजीनामा और दोस्ती के बहाने बुलाकर मारना चाहा, मगर शिवाजी उसकी फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए उसने अपने जिस्म पर एक हिफाजती खोल चढ़ाया, इसके ऊपर कपड़े पहने और फिर अफजल खान से मिलने गया। अफजल खान ने जैसे ही राजा शिवाजी पर वार किया तो उसने फौरन ही अपने हाथ में छुपाए हुए एक हथियार से अफजल खान का पेट चाक कर दिया और अफजल खान मौके पर ही मारा गया। और इस मौत के साथ ही उसके नजूमियों की बयान की हुई पेशिन गोई भी सच साबित हुई। ये अगस्त 2016 की बात है। अमेरिकन स्टेट साउथ कैरोलिना में एक मियां बीवी रहा करते थे। इनके नाम चार्ली डेविड और कैला ब्राउन थे। अगस्त 2016 में वो दोनों कहीं गायब हो गए। शुरू में इनके दोस्तों ने उनको काफी तलाश किया मगर उनका कहीं भी सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस को उनकी गुमशुदगी की इत्तला दी गई। पुलिस ने उनकी तलाश का काम शुरू किया। कई माह गुजर जाने के बावजूद भी उनका कुछ पता न चल सका। मगर एक दिन पुलिस और उनके दोस्त दोनों हैरान रह गए क्योंकि चार्ली डेविड के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट अपलोड की गई थी। इस पोस्ट के नीचे कैला ब्राउन की एक दोस्त ने कमेंट किया कि कैला कहाँ है, तो चार्ली की पोस्ट से दोबारा मैसेज आया कि कैला अपने शौहर के साथ है। तो उसकी बीवी की दोस्त ने दोबारा सवाल किया कि चार्ली और कैला हमसे राबिता क्यों नहीं कर रहे। चार्ली के अकाउंट से जवाब आया कि वो दोनों आपसे राबिता नहीं करना चाहते। तमाम बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि चार्ली के अकाउंट से जो भी बात कर रहा था वो चार्ली नहीं था बल्कि कोई और था। फिर पुलिस को इस बात की खबर दी गई। पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू कर दी और पुलिस ने बहुत जल्द इस बात का पता लगा लिया। दरअसल चार्ली के अकाउंट से जो आदमी रिप्लाई कर रहा था उस आदमी का नाम टॉड कॉलहेप था और इसी आदमी ने इन दोनों मियां बीवी को गायब किया था। दरअसल उस शख्स ने दोनों मियां बीवी को अपने फार्म हाउस की सफाई करने के लिए कहा था और इन दोनों मियां बीवी का यही पेशा था। वो दोनों उस आदमी के फार्म हाउस की सफाई कर रहे थे मगर वो नहीं जानते थे कि टॉड कॉलहेप एक सीरियल किलर है।
इस सीरियल किलर ने चार्ली को गोली मार दी और उसकी बीवी को 2 माह तक अपने पास कैद में रखा। पुलिस ने जब टॉड कैलप के घर पर छापा मारा तो उसे चार्ली के अलावा 4 और लोगों की डेड बॉडीज भी मिली और ये सीरियल किलर आज भी जेल में बंद है। दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये एक तरह की सजा है जो चाइना और एशिया के कुछ हिस्सों में छोटे मोटे मुजरिमों को दी जाती थी। मुजरिमों के गले में 2-3 महीने के लिए लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्ता डाल के उन्हें बेहद शर्मिंदा करने के लिए अवामुन्नास के दरमियान छोड़ दिया जाता था। मुजरिमों के गले में डाले जाने वाला यह तख्ता इतना बड़ा होता था कि उनका हाथ उनके मुंह तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए ऐसे लोगों को पूरी तरह राह चलते हुए लोगों पर इन्हिसार करना पड़ता था। अगर किसी राह चलते इंसान को इन पर रहम आ जाता तो उन्हें खाना दे दिया जाता था। बाज मर्तबा बहुत से मुजरिम भूख की वजह से मारे जाते थे। एक कागज पर मुजरिम का स्याह कारनामा लिखकर इसी लकड़ी के बोर्ड पर चिपका दिया जाता था ताकि राह चलते लोग इस बात से बाखबर हो जाएं कि इस आदमी ने क्या गुनाह किया है। 2003 में कोहपैमा का एक गिरोह कोलोराडो के रूजवेल्ट नेशनल फॉरेस्ट में कोहपैमाई कर रहे थे। इस ग्रुप में कुछ बच्चे भी थे। इस ग्रुप में एक 3 साल का बच्चा जिसका नाम जैरेड अटैडरो था, वो अपने वालिद एलन टैराडरो के साथ हाइकिंग पर गया। जब ये ग्रुप हाइकिंग करते करते एक जगह पर पहुंचा तो जैरेड ने ध्यान नहीं दिया और वो थोड़ा आगे चला गया। कुछ ही देर बाद वो ग्रुप से बिल्कुल अलहदा हो गया और अचानक से कहीं पर गायब हो गया। इस बच्चे की गुमशुदगी के बाद एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया जिसमें मकामी हुक्काम, रेस्क्यू टीम, हेलीकॉप्टर्स, यहां तक कि रजाकारों ने भी आसपास के इलाकों को अच्छे तरीके से देखा। इतने बड़े पैमाने पर कोशिशों के बावजूद भी इस बच्चे का कोई सुराग न मिला। मगर इस वाकये के 4 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी हक्का बक्का रह गए। 2023 में कुछ कोहपैमाओं ने एक खौफनाक इलाके में जैरेड के बाकी मांदा ढांचे और कपड़ों को देखा। वो इलाका इस कदर मुश्किलात से भरा पड़ा था, वहां किसी 3 साल के बच्चे का पहुंचना इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन काम था। इस बच्चे के साथ क्या हुआ और वो वहां कैसे पहुंचा, आज तक ये बात किसी की समझ में नहीं आई और इस बच्चे का केस एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। साल 2009 में रिसर्चर्स को क्रोकोडाइल के कदीम नस्ल के ढांचे मिले। ये फॉसिल्स बहुत बड़े मगरमच्छ के थे, ऐसे मगरमच्छ जो तकरीबन 100 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आबाद थे। ये निहायत तेज रफ्तारी से दौड़ सकते थे। जब हमारी जमीन पर डायनासोर आबाद थे उस वक्त ये मगरमच्छ भी उनके साथ आबाद हुआ करते थे। ये इतने खतरनाक मगरमच्छ थे कि बड़े डायनासोर को भी मारकर उसे खा सकते थे। 1950 से लेकर 1970 तक न्यू जर्सी के लोगों पर एक पुरस्कार आदमी हमलावर होता रहा। ये आदमी अपने चेहरे को पूरी तरह से ढांप के रखता था। रात में लोगों पर हमला करके उन्हें उठाकर जंगल की तरफ ले जाता और वहां जाकर उन्हें जान से मार देता। पुलिस ने बहुत तहकीक की, इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस नाकाम रही। जर्सी के लोगों ने इस आदमी को द बीस्ट ऑफ जर्सी का नाम दिया। इस आदमी की वजह से सारे आइलैंड में खौफ व हरास फैला हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान ये सबसे बड़ा आइलैंड है। 1950 में इस आइलैंड की आबादी 70,000 के करीब थी। नवंबर 1957 में इस आइलैंड पर बीस्ट का सबसे बड़ा हमला हुआ। वो एक औरत पर हमला करके उसे जंगल में ले गया और उसे कत्ल कर दिया। इस आइलैंड पर 2 साल तक मुसलसल ऐसे ही हमले होते रहे। 1959 में पहली बार बीस्ट का हुलिया दुनिया के सामने आया। दरअसल अगस्त 1959 में बीस्ट ने एक औरत पर हमला किया। जब उस औरत ने अपने बचाव के लिए उस पर जवाबी हमला किया तो वो वहां से भाग गया। उस औरत ने पुलिस को यह बताया कि इस आदमी के जिस्म से एक खास किस्म की बदबू आती है। ये आदमी रेनकोट पहनता है और अपना चेहरा पूरी तरह से ढांप कर रखता है। उस औरत ने बीस्ट की उम्र 40 साल और कद 5.5 फुट बताया। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने सारे आइलैंड में उस आदमी को ढूंढा, मगर पुलिस फिर भी उस तक ना पहुंच पाई। पुलिस जब हर तरफ से नाकाम हो गई तो उसने स्कॉटलैंड की पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने एक ऑफिसर को न्यू जर्सी भेजा। इस ऑफिसर का नाम जैक मैनिंग था। उन्होंने जर्सी के सभी लोगों से तफ्तीश की, मगर उन्हें कोई कामयाबी हासिल न हो सकी। बाद में जैक ने जर्सी के 70,000 लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए। वैसे तो सबने अपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए, मगर 13 लोग ऐसे थे जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स देने से इनकार कर दिया। इन 13 लोगों में अल्फोंस नाम का एक आदमी भी शामिल था। पुलिस को भी इस आदमी पर शक था, इसलिए उस आदमी से पूछगछ की गई और उसके घर की तलाशी भी ली गई, मगर कोई ठोस सबूत न होने की वजह से उस आदमी को छोड़ दिया गया। ये आदमी जब अपने घर पहुंचा तो आसपास के लोगों को उस आदमी पर शक होने लगा और वो शक ये था कि यही शख्स बीस्ट है। लोगों ने गुस्से में उसका घर जला दिया और उसे कहा कि वो ये आइलैंड छोड़ दे। वो चूंकि बेगुनाह था इसलिए उसने आइलैंड को छोड़कर किसी और आइलैंड पर अपना घर बसा लिया।
जब ये शख्स जर्सी आइलैंड छोड़कर गया तो 2 साल तक अमन रहा, तो लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि अल्फोंस ही बीस्ट था, इसलिए अब आइलैंड पर हमले नहीं होंगे। मगर अप्रैल 1963 में बीस्ट ने एक बार फिर एक बच्चे पर हमला किया। इस हमले के बाद बीस्ट ने पुलिस को एक खत लिखा और खत में उसने पुलिस से कहा कि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरे तक नहीं पहुंच सकते, तुम मुझ तक पहुंच नहीं सकोगे। और साथ ही पुलिस को यह धमकी भी दी कि मैं अब अपने हमले और तेज कर दूंगा, अगर तो मुझे पकड़ना चाहो तो मुझे पकड़ लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मजा आ रहा है। इस खत के बाद बीस्ट ने बच्चों और औरतों पर हमले करना शुरू कर दिए। उसने काफी बच्चों और औरतों को टारगेट किया, मगर पुलिस उसे पकड़ने में हर बार नाकाम रही। अगस्त 1967 की एक शाम की बात है। रात के वक्त 2 पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे कि अचानक कहीं से आती हुई तेज रफ्तार गाड़ी एक दरख्त के साथ टकरा जाती है। पुलिस जब उस गाड़ी को चेक करती है तो उस गाड़ी से एक आदमी बरामद होता है और उस आदमी के जिस्म से एक खास किस्म की बदबू आ रही थी। उस आदमी ने एक जैकेट पहन रखा था और इस जैकेट में जाबजा कील लगे हुए थे। पुलिस ने जब उस गाड़ी की मजीद तलाशी ली तो उस गाड़ी के अंदर से एक टॉर्च, एक लाइट, एक रेनकोट और एक मास्क मिला। ये सारी निशानियां बीस्ट की ही थी। पुलिस तब हैरान हुई जब उन्हें पता चला कि उन्होंने दरअसल बीस्ट को ही पकड़ा है। पुलिस ने जब उस आदमी को पकड़ा तो उसने अपना नाम एडवर्ड पेस्टनल बताया और ये इसी आयरलैंड का रहने वाला था। पुलिस उसको थाने ले गई और उससे पूछगछ की। तफ्तीश के बाद पुलिस को यह मालूम हुआ कि ये आदमी शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। पुलिस ने जब सारी तहकीक मुकम्मल की तो उससे पुलिस को कोई ऐसी बात पता नहीं चली कि जिससे अंदाजा हो कि यही असली बीस्ट है। तब पुलिस ने कहा कि हम जानते हैं कि असल बीस्ट तुम ही हो, इसलिए सच बोल दो। तो एडवर्ड ने कहा कि अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो साबित करके दिखाओ। पुलिस सच जानती थी, इसलिए उसने एडवर्ड के घर छापा मारा तो उसके घर में एक तहखाना मिला। जब उसका जायजा लिया गया तो उसके हाथ ऐसी चीजें लगीं जिनसे लग रहा था कि यहाँ इंसानों को टॉर्चर किया जाता है। कमरे की दीवारों पर तस्वीर लगी हुई थी। ये तस्वीर उन लोगों की थी जिन पर बीस्ट हमला करता था। हमला करने से पहले बीस्ट उस आदमी के बारे में सारी मालूमात हासिल करता था। एडवर्ड के घर और तहखाने से वही अजीब तरह की बदबू आ रही थी। पुलिस को तहखाने से एक तलवार भी मिली। पुलिस के मुताबिक जब बीस्ट किसी पर हमला करने जाता तो इस तलवार से पहले किसी जानवर को कुर्बान करता ताकि वो जो काम कर रहा है इस काम में उसे कामयाबी हासिल हो। पुलिस इन सभी सबूतों को लेकर एडवर्ड के पास गई। बाद में उस शख्स ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि ये शख्स उन 13 लोगों में शामिल था जिन्होंने पुलिस को फिंगरप्रिंट देने से इनकार किया था। अगर पुलिस पहले ही इन 13 लोगों से पूछगछ करके उनकी तहकीक कर लेती तो हो सकता था एडवर्ड उसी वक्त पकड़ा जाता और इस शख्स ने जितने लोगों को अपने जुल्म का बाद में निशाना बनाया, हो सकता है उन लोगों की जान बच जाती। बाद में एडवर्ड पर 30 लोगों को कत्ल करने पर केस चला। उसे 30 साल की जेल की कैद सुनाई गई। वहां पर रहने वाले लोगों का यह मानना था कि इस शख्स ने 13 से ज्यादा लोगों की जान ली है, मगर पुलिस इतना सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई, इसलिए उसे 30 साल की जेल हुई। मगर वो 30 साल जेल में नहीं रहा। वो 20 साल बाद ही जेल से बाहर आ गया। वो जैसे ही जेल से छूटकर जर्सी आइलैंड आया तो वहां के लोगों ने उसे वहां नहीं रहने दिया, तो ये किसी दूसरे आइलैंड चला गया और 1994 में इसकी मौत वाक़ई हो गई। साल 1518 में फ्रांस के शहर स्टेंसबर्ग में एक अजीबोगरीब बीमारी फैल गई। इस बीमारी को डांसिंग प्लेग कहा जाता है। इस बीमारी में मुब्तला लोग तब तक पागलों की तरह नाचते रहते जब तक उनकी मौत न वाक़ई हो जाती। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस बीमारी की वजह से 400 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। कहा जाता है कि डांसिंग प्लेग की शुरुआत तब हुई जब स्टेंसबर्ग शहर में रहने वाली एक औरत जब अचानक नाचते हुए अपने घर से बाहर आई तो वो काफी देर तक लगातार नाचती रही और उसको देखकर कुछ और लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। ये पता नहीं चल सका कि ये कोई बीमारी थी या वबा थी और आखिर लोग क्यों पागलों की तरह ऐसे नाचते थे, इसके पीछे हकीकत क्या थी। बहुत से लोगों ने इस पर अपने बहुत से नजरियात पेश किए हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये काला जादू हो सकता है। बहुत से लोग इसे इश्क हकीकी से जोड़कर देख रहे थे। डॉक्टरों के मुताबिक ये ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने की कोई वजह हो सकती है। लेकिन डांसिंग प्लेग के पीछे की असल हकीकत क्या है, ये आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। दोस्तों, सेंटा मरिया जहाज इन जहाजों में से एक जहाज था जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की तरफ अपना पहला सफर करने के लिए इस्तेमाल किया था। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस स्पेन से अमेरिका की तरफ रवाना हुआ था। सेंटा मरिया जहाज के ऊपर कोलंबस का झंडा लगा हुआ था। बाकी 2 जहाज जो बच गए उनके नाम नीना और पिंटा थे। सेंटा मरिया एक काफी गहरा जहाज था।
वो जहाज इस साख्त का बना हुआ था कि 15वीं और 16वीं सदी में ऐसे जहाज सर्विस के लिए इस्तेमाल होते थे। ये अपने वक्तों का बहुत बड़ा जहाज था। इस जहाज की लंबाई 74 फुट थी। 13 अक्टूबर 1492 में कोलंबस और उसका अमला कैरेबियन डिपो पहुंचते हैं और 25 दिसंबर 1492 को वहां से दोबारा अमेरिका की तरफ लौट जाते हैं। उस वक्त सेंटा मारिया जहाज डोमिनिकन रिपब्लिक के पास एक चट्टान से टकरा जाता है। ये जहाज जिस दिन डूबा था इसकी ठीक तारीख कोई नहीं जानता, मगर कहा जाता है कि यह जहाज 2 जनवरी 1493 को डूबा था। इस जहाज को ढूंढते हुए सदियां बीत गई हैं। ये जहाज तारीखी एतबार से भी काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जहाज पुरानी दुनिया और नई दुनिया के दरमियान राबिते का जरिया बना था और यूरोपियन लोग इसी जहाज की मदद से पहली मर्तबा अमेरिका के खित्ते में पहुंचे थे।